गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन इफेक्टिव अकाउंटेंसी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? ये आपके 12th के अकॉर्डिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी जो मार्किंग है वो अप टू 15 मार्क्स, इट मीन्स 15 नंबर तक ये चैप्टर कवर करता है एग्ज़ाम में। 15 नंबर कम नहीं होते आई थिंक। और नेक्स्ट थिंग ये है कि इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में इसका 60% रोल होगा। इट मीन्स ये अच्छा समझ में आ जाएगा तो वो तो अपने आप ही आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चैप्टर ईजी है, कहीं भी कोई टफ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है। और ये जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्ज़ाम है उसमें भी इसका काफ़ी बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ कि कोई भी जो अकाउंट्स का चैप्टर है उसको हम 2 पार्टीशन में समझ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये जानना ये है कि हम जो चैप्टर एक्चुअली स्टडी करने वाले हैं उस चैप्टर में है क्या, उसमें थ्योरी के टॉपिक कौन कौन से हैं, उसमें न्यूमेरिकल टॉपिक कौन कौन से हैं, कंप्लीट चैप्टर है उसमें क्या है। हमें जब ये पता ही नहीं है किस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, कौन सा चैप्टर में क्या एक्सप्लेन करना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, हमें पता ही ना हो तो उस चैप्टर को हम नहीं समझ सकते। और इसका लॉस हमें एग्जाम में भी होता है, वहाँ हम कन्फ्यूजन में आते हैं, ये कौन सा चैप्टर का था, ये कौन सा चैप्टर का था, वो डाउट हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो डाउट ना आए, आपको फुल कॉन्फिडेंस फील हो, इसलिए हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अकाउंट्स में किसी भी चैप्टर को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में हम अकाउंट्स के किसी भी चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं, एक है थ्योरेटिकल टॉपिक्स और एक है न्यूमेरिकल टॉपिक्स। ठीक है। यानी इसमें जितनी भी थ्योरी, इस चैप्टर में थ्योरी क्या क्या है वो सारी मैंने इधर मेंशन कर दी है। और न्यूमेरिकल टॉपिक्स, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल टॉपिक क्या है, प्रैक्टिकल टॉपिक क्या है, वो मैंने इधर मेंशन कर दिया है। हिंदी में बात करें इसको हम कहेंगे सैद्धांतिक बिंदु। क्या कहेंगे? सैद्धांतिक बिंदु। और इसको हम बोलेंगे व्यवहारिक बिंदु। सैद्धांतिक बिंदु, व्यवहारिक बिंदु। तो अब प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों हम बात करने वाले हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक में इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, आई मीन सैद्धांतिक बिंदु में हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले है नीड ऑफ न्यू पार्टनर। क्लियर? सपोज किसी फर्म में पहले से ए और बी 2 पार्टनर थे और अब वे एक और पार्टनर को फर्म में एडमिट करना चाहते हैं। वाई? क्यों एडमिट करें, क्या नीड है उसकी, वो नीड हमें इसके अंदर पढ़नी है कि ये कुछ नीड है जिनके लिए हमें न्यू पार्टनर के एडमिशन के रिक्वायरमेंट होती है। चलो ठीक है। आफ्टर नीड ऑफ पार्टनर हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में एक इम्पोर्टेंट रोल है इसमें और इससे आगे वाले चैप्टर में भी, और वो टॉपिक है गुडविल का। तो एक्चुअली गुडविल होती क्या है, हम उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, फिर उसका नेचर उसके हम बात करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ बात करेंगे नई साझा क्या हो सकता है, इसको हिंदी में बोलेंगे, इसको बोलेंगे ख्याति। गुडविल का मतलब ख्याति, ख्याति का अर्थ। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेचर ऑफ गुडविल, इट मीन्स गुडविल की जो नेचर, उसकी प्रकृति क्या है वो भी हमें यहाँ पढ़नी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, ख्याति की विशेषताएं। फिर एलिमेंट्स इफेक्टेड टू गुडविल, कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जो किसी बिजनेस की गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं, आई मीन अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। हिंदी में कहें ख्याति को प्रभावित करने वाले तत्व। फिर हम आगे चलेंगे तो इसमें बात करेंगे मीनिंग ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस चैप्टर में हमें एक और अकाउंट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट होता क्या है तो हम उसको भी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है। और भी कुछ आएंगे, हम इसको साथ में लिखते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है। अब बात की हमने अभी थ्योरेटिकल टॉपिक की, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल टॉपिक की। न्यूमेरिकल में सबसे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल। एक नया पार्टनर आएगा, क्या उसको बिना कुछ लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम बिजनेस में एज ए न्यू पार्टनर एडमिट कर लेंगे? सपोज ए और बी 2 पार्टनर है और सी को एडमिट करना चाहते हैं, सी कुछ भी कंट्रीब्यूट ना करे, क्या उसको हम ऐसे एडमिट कर लेंगे? नहीं, ऐसे एडमिट नहीं करेंगे। ऑनर बनने के लिए कैपिटल तो लानी पड़ेगी ना। तो कैपिटल कैसे लाना है कैसे नहीं लाना है वो डिटर्मिनेशन हम यहाँ पे करेंगे कि जो एक न्यू पार्टनर है वो किस तरीके से, किस पैटर्न से कैपिटल बिजनेस को प्रोवाइड करेगा, उसको हम फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल, हिंदी में कहेंगे पूंजी का निर्धारण। हिंदी में क्या कहेंगे? पूंजी का निर्धारण। फिर हम सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं। तो इस चैप्टर में हमें देखना है न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो।
आई मीन नया अनुपात और त्याग का अनुपात। क्योंकि देखिए किसी भी काम को जब दो जने कर रहे हैं, दो पर्सन्स कर रहे हैं, तो प्रॉफिट उन 2 पर्सन्स का है। बट जैसे ही न्यू पार्टनर और एडमिट हो जाएगा, अब उनको अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स पहले 2 में डिवाइड होता था, अब वही प्रॉफिट डिवाइड होगा 3 में। तो जो ओल्ड पार्टनर्स थे उनको जितना पहले मिलता था अब उतना नहीं मिलेगा ना, उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उनको त्याग करना पड़ेगा। क्यों? वो जो सेक्रीफाइस करेंगे वही किसका शेयर होगा? वो होगा न्यू पार्टनर का शेयर। तो हमें यहाँ ये भी पढ़ना है। फिर है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे करें? गुडविल को हम कैलकुलेट कैसे करें? जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि हमें क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी आई मीन डायरेक्टली गिवन हो। 80% क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली गिवन नहीं होगा। तो गिवन नहीं होगा तो फिर कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देन अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इसके एंट्रीज किस तरह से होती है, इसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। मतलब ख्याति का लेखांकन। चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ तो बात की थी क्या इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ बात करेंगे इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट मीन्स पुनर्मूल्यांकन खाता, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स मतलब अब तक जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने कितना प्रॉफिट से बिजनेस के पास सेव कर रखा था। ठीक है, हम इसका वैसे इसका अदर नेम होता है रिजर्व एंड सरप्लस। अदर नेम क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो एक नए पार्टनर के आने से पहले जो भी रिजर्व किया अमाउंट था, क्या उस पर न्यू पार्टनर का राइट होता है क्या? क्योंकि रिजर्व ऑलवेज आउट ऑफ प्रॉफिट हम प्रिपेयर करते हैं, और जो पहले से रिजर्व बना हुआ था इट मीन्स उस पर राइट किसका? ओल्ड पार्टनर का। जैसे ही न्यू पार्टनर एडमिट होगा वो क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उस रिजर्व का जो कि उनका पर्सनल है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पर्सनली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हम इस टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब अवितरित लाभों का विभाजन। क्या बोलेंगे इसको? अवितरित लाभों का विभाजन। फिर रिजर्व सरप्लस मेंटेन इन द बुक्स। यहाँ तो बट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई। कई बार क्वेश्चन में ये भी कह दिया जाता है कि नहीं, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो जितना भी रिजर्व उसका बुक में मेंटेन करो। ठीक है, तो न्यू पार्टनर तो ओल्ड पार्टनर तो ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि भाई क्यों करें, ये तो हमारा है, इसका थोड़ा ना है। तो उस वे में हम किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। जब कई बार होता है कि जैसे न्यू पार्टनर आएगा तो वो बिजनेस के एसेट्स में, लायबिलिटीज़ में भी उसका शेयर होगा। ठीक है, तो कई बार ये होता है कि नहीं, नया पार्टनर आएगा तो हम लोग बैलेंस शीट जो बनाएंगे उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ उसी वैल्यू पे लिखनी है जिस वैल्यू पे पहले है। आज उनकी एसेट्स की वैल्यू क्या है वो हमें लिखनी नहीं है, कौन सी वैल्यू को करना है वही वैल्यू हमें बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, जो वैल्यू बिफोर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर थी, कोई चेंज नहीं करना है, तब ये अकाउंट बनेगा। तो इसको भी हम यहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्या बोलेंगे हिंदी में इसको? स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता, इंग्लिश में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट हमें करना होता है कि कैपिटल हमें बिजनेस फ्यूचर में ज़्यादा करनी है। अब ज़्यादा करनी है तो कौन कितनी लाएगा या कौन लेके जाएगा। हो सकता है किसी पार्टनर के पहले से ज़्यादा है तो वो ले जाएगा, और किसकी पहले से कम है तो उसको और लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की। ठीक है, यहाँ 2 टाइप से हम पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? पूंजी का समायोजन। हिंदी में क्या कहेंगे? पूंजी का समायोजन इसे कहेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिटिंग ऑफ न्यू पार्टनर, कि एक नया पार्टनर बिजनेस में जब एडमिट हो जाता है, सारी अकाउंटिंग भी हो जाती है, उन सारी अकाउंटिंग के बाद जब नई बैलेंस शीट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे वो भी हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो कुल मिला के ये सब चैप्टर हैं। ठीक है, और जैसा मैं कहता हूँ जब आप इसको नोट्स में मेंटेन करोगे तो जो ये जिस पेज के लिए आप स्टार्ट करोगे उस पेज के नीचे कुछ मत लिखना, इसी को लिख के छोड़ देना। नेक्स्ट पेज से फिर हम टॉपिक को 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक से हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि और भी टॉपिक्स कैसे ऐसे जो बनाए जाते हैं, जो सिलेबस में रख के हम बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे उसको भी नीचे लिखते चले जाएंगे। तो एग्जाम तक हमें पता रहेगा हाँ कि इस चैप्टर में इतनी चीज़ें, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आई होप इतनी बातें आपके समझ में आ गई है और कहीं भी कोई आपको डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो इन सब बातों को आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर।
हेडिंग डाल के। हिंदी के अंदर भी मैंने हेडिंग बोल दी है, इंग्लिश में तो लिखा हुआ ही है। ठीक है, अब हम टॉपिक को आगे कंटिन्यूसली बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, और फर्स्ट टॉपिक का नाम है नीड ऑफ न्यू पार्टनर। आई मीन नए साझेदार की आवश्यकता है। आई मीन ऐसे क्या पॉइंट है, ऐसी क्या आवश्यकता है, ऐसे क्या नीड है हमें कि एक नए पार्टनर को लाना पड़े। ठीक है, तो किसी भी नए पार्टनर की हमें नीड क्या, रिक्वायरमेंट क्या, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फॉर एडिशनल कैपिटल। क्लियर, मतलब अतिरिक्त पूंजी के लिए। समझिए, ए और बी एक बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों की जो कंबाइंड कैपिटल मैं अज्यूम करता हूँ कि वो है 10 लाख रुपीज़। कितनी है? 10 लाख रुपीज़। क्लियर। अब इनको जब ये बिजनेस कर रहे थे, काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस हो गया है, इनको लगा कि नहीं, हम लोग जो 10 लाख की कैपिटल से बिजनेस कर रहे हैं, ये हमारे बिजनेस के लिए सफिशिएंट नहीं है। आई मीन ये इनसफिशिएंट है। तो अब उनको क्या चाहिए? अब सपोज इनको जो बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, उसके लिए टोटल कैपिटल कितनी चाहिए? सपोज हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनको एक्चुअली टोटल जो कैपिटल की नीड है वो कितनी नीड है? 15 लाख की नीड है। कितनी नीड है? 15 लाख की नीड है। ठीक है, तो ये 15 लाख कहाँ से रहे? 10 तो इनके पास है, 10 तो इनके पास है। तो दो ऑप्शन है, या तो क्या करे, ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख है इसके लिए बैंक से लोन ले ले। एक्स्ट्रा 5 लाख रुपीज़ है जो उनको और एक्स्ट्रा चाहिए। 10 तो है ना, 15 तक चाहिए थी, तो 10 तो उनके पास है। कितना और लाना पड़ेगा कि 15 हो जाए? 5 और लाना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन इनके पास। फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि ये बैंक से लोन ले ले। अब बैंक से लोन लेने का एक नुकसान है। नुकसान क्या है कि बैंक से लोन आप लोगे तो आपकी एक एक्स्ट्रा लायबिलिटीज अप हो गई, और फिर बैंक का जो लोन है उस पर एनी हाउ चाहे कुछ भी हो, बिजनेस को प्रॉफिट हो, बिजनेस को लॉस हो, बिल्कुल भी आपको उस मामले को एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे। तो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा ना एज इंटरेस्ट। ठीक है, तो दो लॉस हो गई, लायबिलिटीज अप हो गई, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी हो जाएगा। ना उसको प्रॉफिट से मतलब होगा ना लॉस से मतलब है। वो तो क्या बोलेंगे कि भाई प्रॉफिट है तो आपका है, लॉस है तो भी आपका है, हमें तो अपना हमारा इंटरेस्ट चाहिए। तो एक ऑप्शन तो ये था। दूसरा है कि क्यों ना हम एक नए पर्सन को पार्टनर ही बना लें। तो नए पर्सन को पार्टनर बनाएंगे तो हम जानते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट कैपिटल तो हम उसको पार्टनर बना ही नहीं सकते ना। हम उसको पार्टनर बनाएंगे तो वो कुछ कैपिटल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने डिसाइड किया कि उससे हम ये कहेंगे भाई आपको पार्टनर बनना है, आप 5 लाख रुपीज़ लेके आओ। तो जब इस तरह से हम सपोज सी को हम न्यू पार्टनर के वे में एडमिट किया और कहा कि भाई 5 लाख रुपये आप लगा दो और आप पार्टनर बन सकते हो। सी ने कहा ठीक है, आई एम एग्री। तो उस वजह में, उस कंडीशन में क्या हुआ, सी पार्टनर बन गया। अब यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया, लायबिलिटीज तो बढ़ी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैटर ऐसा नहीं है। क्यों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है। हम एक वीडियो पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, प्रॉफिट नहीं होगा तो देना ही नहीं है, फ्री हो गया ना। बट लोन लेते तो क्या होगा, प्रॉफिट हो तब भी देना पड़ेगा, लॉस है तो भी देना पड़ेगा। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पार्टनर खुद ओनर भी तो है, तो ओनर को तो इफेक्ट पड़ेगा ही हर चीज़ का। चलो ठीक है, फर्स्ट क्या था, अतिरिक्त पूंजी की प्राप्ति। इट मीन्स फॉर एडिशनल कैपिटल। अब नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन मैनेजमेंट। अभी जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, कैरी डाउन कर रहे हैं, वो ए और बी कर रहे हैं, और इनको ज़्यादा कोई मैनेजमेंट के बारे में इतना कुछ नहीं पता। बिजनेस तो कर रहे हैं, बट ये हर बार कंपटीशन की वजह से इनका बिजनेस पीछे रह जाता है। अब इनके पास दो ऑप्शन फिर से है कि या तो क्या करें, मैनेजमेंट के लिए किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर ले, किसी एमबीए को वो ये अपॉइंट कर लेंगे, और अपॉइंट करेंगे तो सैलरी देनी पड़ेगी, और वो सैलरी तक ही काम करेगा, उसके बाद चला जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन और है कि क्यों ना कोई एमबीए देखते हैं, या अच्छा कोई ऐसा इंसान देखते हैं, ऐसा पर्सन देखते हैं जिसके पास मैनेजमेंट स्किल हो, जो मैनेजमेंट करना जानता हो कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक एमबीए को देखा और उसको पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर बनने का ऑफर दे दिया, और वो अग्री भी हो गया। तो इससे क्या होगा, पहले तो मैनेजमेंट करना नहीं आ रहा था ना, लेकिन उसको जब हम एडमिट कर लेंगे तो उसके पास जो मैनेजमेंट स्किल है उसका बेनिफिट किसको मिलेगा, हमारे बिजनेस को मिलेगा, और मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्रबंध में वृद्धि या प्रबंध में
आवश्यकता, इसमें हम ये भी कह सकते हैं एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, प्रबंध की कुशलता में वृद्धि। चलो आगे बात करते हैं। फिर रिस्क डिस्ट्रीब्यूशन, पहले जितनी भी रिस्क थी वो किसकी थी, ए और बी की, आई मीन ओल्ड पार्टनर की थी। अब जब सी आ जाएगा तो जहाँ रिस्क 2 पार्टनर को डिवाइड करनी पड़ रही थी, अब वो रिस्क कितने लोग डिवाइड करेंगे, नया पार्टनर एक आता है तो 3 लोग हो जाएंगे, 2 न्यू पार्टनर आते हैं तो 4 लोग हो जाए, 4 पर्सन हो जाएंगे। तो रिस्क क्या हो जाएगी, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, थोड़ा सा माइंड पे जो बर्डन है, दबाव हो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हिंदी में कहेंगे जोखिम का विभाजन, ठीक है। फिर हम बात करेंगे वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। हमें क्या लगता है कि हम दोनों मतलब ए और बी को लगता है कि हम बिजनेस में पूरा जो वर्क लोड है उसको नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू डू दिस वर्क, उनको ऐसा लग रहा है। तो अब वो फिर से 2 ऑप्शन की, या तो किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए, ठीक है, या तो अपॉइंट कर लिए, या फिर वो सोच रहे हैं क्यों ना एक पार्टनर को एडमिट कर लेंगे कि वो काम वो भी तो करेगा बट सैलरी भी नहीं मांगेगा। आई बात समझ में। तो काम जहाँ 2 व्यक्ति करते थे, 2 पर्सन्स करते थे, और हम और न्यू पार्टनर को एडमिट करेंगे तो वो भी तो ओनर है। तो अब काम कितने लोग करेंगे, 3 लोग करेंगे। सपोज पहले ए और बी थे, तो बी काउंटर पे था और ए जो है, बी तो काउंटर को मेंटेन करता था कैश काउंटर पे, और ए जो है वो सामान को मेज़र करके पैक करके फिर कस्टमर को देता था। लेकिन अब मार्केट सामान भी तो लाना है, सपोज शॉप में गुड्स है वो फिनिश हो गया, मार्केट में कोई डील भी करनी, बैंक पे जाना, अब कौन जाएगा, बी जाता तो कैश काउंटर कौन संभालेगा, ए जाता तो फिर तोल के कौन देगा, मेजरमेंट कौन करेगा, परेशानी हो गई ना। लेकिन वो सी को अपॉइंट कर लेते हैं तो उन दोनों काम तो वही था, मार्केट वाला सारा काम है, परचेज करना है और करना है, वो सी हैंडल कर लेगा। और जब सी हैंडल कर लेगा तो वर्कलोड ऑटोमेटिकली क्या हो गया, कम हो गया ना, वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर इंक्रीज इन सेल्स। अब पहले उस बिजनेस में किसके नॉन पर्सन आते थे, किसके जानकार लोग आते थे, ए और बी के, ठीक है। बट अब सी भी पार्टनर बन गया तो उसके नॉन भी तो आएंगे, और उसके भी नॉन आएंगे, तो सेल्स जितनी पहले थी उतनी नहीं रहेगी, सेल्स अब बढ़ जाएगी। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, विक्रय में वृद्धि, इंक्रीजमेंट इन सेल्स। फिर इंप्रूवमेंट इन प्रॉफिट, तो सीधी सी बात है, सेल्स अप होगी तो प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट भी अप ही होगा। आई बात समझ में। और प्रॉफिट अप होगा तो उसका इफेक्ट क्या है कि बिजनेस की गुडविल ज़्यादा हो जाएगी, उसका नाम, उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम विक्रय वृद्धि, इसको लाभ में वृद्धि, और इसको हम बोलेंगे ख्याति में वृद्धि। ये कनेक्टिव पॉइंट है तीनों, ये तीनों कौन से हैं, कनेक्टिव पॉइंट है। सेल्स अप होने से प्रॉफिट अप होता है, और प्रॉफिट अप होने से गुडविल भी अप हो जाती है। तो इस तरह से ये जो 7 टॉपिक थे, ये थे नीड ऑफ न्यू पार्टनर। एक बिजनेस में नए पार्टनर की नीड क्या है, नए पार्टनर के प्रवेश की आवश्यकता क्या है, ये उसके टॉपिक हैं। तो इजीली इनको आप एक बार जैसे मैं कहा था मैंने आपको, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट से बात भी हुई, कोई भी टॉपिक है क्योंकि आपके लिए नया है, एक हाई स्टैंडर्ड है। अब ऑफलाइन ऑनलाइन का इफेक्ट तो पड़ता ही है, ऑफलाइन में आपको सेम टू सेम आपकी सारी क्वेरीज सोल्व कर देते हैं, बट ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट ऑनलाइन में हम एक काम कर सकते हैं, और वो ये है कि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आया है, कम समझ में आया है, तो आप उस वीडियो को मोर एंड मोर टाइम आप उसको चेक करो, पढ़ो बार बार। फर्स्ट टाइम में आपको 20% आ गया फर्स्ट टाइम देखने में, सेकंड टाइम आपने फिर से उस वीडियो को सुना, वो 20 का 60 हो गया, थर्ड टाइम फिर सुना, 100 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आप उसको स्विच मत करो, आप गिव अप मत करो, गिव अप कभी नहीं करना है, आपको 101% वो चीज़ समझ में आएगी। इज दिस क्लियर? तो इस तरह से आज आपको जो नोट 2nd चैप्टर के स्टार्ट कर देने हैं, और यहीं से स्टार्ट करोगे, मतलब इससे पहले आज की क्लास से आपको स्टार्ट करना है। पहले का जो कुछ भी है, कल जो पढ़ाया था, वो आपको इसमें मेंटेन नहीं करना है, क्योंकि वो मैंने जूनियर अकाउंटेंट और लिसन प्रॉपर्ली, कल जो मैंने टॉपिक आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सेंड किया था, वो जूनियर अकाउंटेंट के अकॉर्डिंग था, और उन स्टूडेंट्स के लिए था जो 12th की एग्ज़ाम देने वाले हैं, जस्ट देने वाले हैं, आई मीन लास्ट सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम अभी पेंडिंग है, एग्जाम नहीं हुई है, तो उनके लिए वो क्रैश कोर्स है, उनके लिए एक रिवीजन है, थोड़ा फास्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ोगे नहीं, आप उसको पढ़ना, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पढ़ना वहीं पे, अब इतना जल्दी भी नहीं चल रहा, मैं इतना फास्ट भी नहीं चल रहा कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। लेकिन दोनों तरफ बेनिफिट उठाओ, आपको डेली 2 वीडियोज़ मिल जाएंगे इसी चैप्टर के, एक फास्ट एक स्लो। फास्ट में चैप्टर जल्दी हो जाएगा, ठीक है, तो जो लोग कवर कर सकते हैं फास्ट के बेस पे कवर कर लेंगे, धीरे चल रहा है, और जो फास्ट कवर नहीं कर पाएंगे उनके लिए स्लो भी है। बट यूज़ दोनों करो, क्योंकि धीरे धीरे आपको फास्ट होना ही पड़ेगा, धीरे धीरे स्लोली आपको फास्ट होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका तो
पेपर ही कंप्लीट नहीं होगा एग्ज़ाम के अंदर यदि आप फास्ट नहीं होंगे तो। इसलिए आपको ध्यान रखना है और रेगुलरली वीडियोज़ को आपको स्टडी करना है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब और शेयर करें और करें। थैंक यू सो मच।